हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूबी बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसे नेकलेस पहनने का बहुत शौक था। वो अपनी मम्मी के हार भी अक्सर पहन लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो मैगजीन देख रही थी जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, डायमंड के नेकलेस के पिक्चर्स थे। उन्हें देखकर उसका मन करता है कि वो भी ये सब पहने। उसके परिवार में उसकी मम्मी शिखा और पापा पप्पू रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी फ्रेंड स्नेहा उनके घर अपनी एंगेजमेंट का इनविटेशन देने आती है। रूबी, कल मेरी एंगेजमेंट है, टाइम से आ जाना। सारा काम तुझे ही करना है और नहीं आई ना तो मैं एंगेजमेंट नहीं करूंगी, देख लियो। अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरी सगाई में जरूर आऊंगी और इतनी खूबसूरत बनकर आऊंगी ना कि मेरा होने वाला जीजू तो मेरा दीवाना हो जाएगा। अच्छा बेटा, ऐसा करेगी है? ठीक है फिर जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तेरा दूल्हा ही मंडप से लेके भाग जाऊंगी। अच्छा, तो मैं शादी ही नहीं करूंगी, ना दूल्हा होगा ना तू लेके भागेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय रूबी। पागल, मार क्यों रही है? इस तरह मस्ती करते हुए स्नेहा अपने घर चली जाती है और रूबी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है ना कि कल मेरी दोस्त की एंगेजमेंट है, तो मुझे मेरे ब्लू कलर के लहंगे के मैचिंग का नेकलेस दे दो जल्दी से। ठीक है, दे दूंगी, तो चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे अभी दो, अभी के अभी दो, मुझे सब्र नहीं हो रहा। रूबी अपनी माँ के पीछे पीछे जाती है और वो उसे अपने सारे नेकलेस निकाल कर दिखाने लगती है और उसे अपने लहंगे से मैचिंग एक नेकलेस मिल जाता है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में जाने के लिए उस नेकलेस को पहनकर तैयार हो जाती है और एंगेजमेंट वेन्यू पर पहुंचती है जहां वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। ये कांग्रेचुलेशन भूतनी, और जीजू आपको भी, फाइनली हो ही गई आप दोनों की एंगेजमेंट। थैंक यू यहाँ आने के लिए और मेरी तारीफ करने के लिए। अब ये बताओ कि मेरा गिफ्ट कहाँ है? कैसी दोस्त है यार, मैं आ गई वही तेरा गिफ्ट है, फिर भी गिफ्ट मांगे जा रही है। अच्छा बाबा, सॉरी, गाड़ी में रखा है तेरा गिफ्ट, अभी लेकर आती हूँ। रूबी उन दोनों को गिफ्ट देती है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। सेरेमनी खत्म हो जाती है और रूबी वापस घर आ जाती है। वक्त बीतता जाता है। रूबी का मन करता है कि वो अपने पास नेकलेस कलेक्शन बनाए, जिसके लिए वो धीरे धीरे पैसे जोड़ना शुरू कर देती है। वो एक मॉल के ज्वेलरी शोरूम में चली जाती है, अपने लिए बहुत सारे नेकलेस पसंद भी कर लेती है और उनको ले लेती है। तभी उसकी नजर एक सुंदर से सेट पर पड़ती है और वो स्टाफ से पूछती है, एक्सक्यूज मी, ये नेकलेस तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वाओ, प्लीज वो वाला दिखाइए ना मुझे एक बार। सॉरी मैम, बट ये लास्ट पीस था जो सोल्ड हो गया है। प्लीज आप ये नेकलेस मुझे दे दीजिए ना, मेरे कलेक्शन में ऐसा एक भी नेकलेस नहीं है। मैं आपको इसके डबल पेमेंट देने के लिए भी तैयार हूँ। सॉरी मैडम, आई कांट हेल्प यू। अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने लिया है उनसे बात कर लीजिए आप। मुझे बताइए कहाँ मिलेंगे वो? वो सर आ गए। तभी वहाँ जिगर आ जाता है जिसने वो नेकलेस खरीदा होता है। रूबी उसे देखकर उसे बोलती है, हाय, आई एम रूबी और आपने जो नेकलेस लिया है वो मुझे बेहद पसंद आया है। प्लीज आप कोई और नेकलेस ले लीजिए ना और मुझे वो दे दीजिए प्लीज। हेलो, आई एम जिगर। सॉरी टू से बट ये नेकलेस मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है। ओह, इट्स ओके जिगर, नाइस टू मीट यू, बाय। जिगर उस लड़की को उदास देखकर बहुत ही बुरा फील करता है और उसे रोकते हुए कहता है, हे मिस रूबी, रुकिए। हाँ जी? ये लीजिए, ये आप रख लीजिए, मैं दूसरा ले लूंगा। ओह नो, इट्स ओके, ये आपने अपनी मदर के लिए लिया है ना? इट्स ओके, आप रख लीजिए, मैं अपनी मॉम के लिए दूसरा ले लूंगा। उन्होंने ये नेकलेस नहीं देखा है लेकिन आपने देखा है, इसलिए आप ही इसे ले लीजिए। थैंक यू सो मच जिगर, यू आर सो स्वीट। इफ यू डोंट माइंड, आप अपनी मदर को ये वाला नेकलेस गिफ्ट कर दीजिए, ये मैंने खरीदा है स्पेशली उनके लिए। थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो हम पास के कैफे में जाकर कॉफी पी सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। दोनों एक कैफे में जाकर कुछ देर एक दूसरे से बातें करते हैं। जिगर को रूबी से बातों ही बातों में प्यार हो जाता है
जहाँ वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो वहीं रूबी भी उसे पसंद करने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो दोनों मिलकर एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं और घर वालों की रजामंदी से उनकी बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। धीरे धीरे रूबी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है और सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। ऐसे ही एक दिन रूबी की सास कंचन उसे बुलाती है और कहती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा इधर तो आ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। जी माँ जी, कहिए। ये देख बहू, अब से ये तेरी अमानत है। ये 2 हार हैं, एक पुश्तैनी है और दूसरा मैंने अपनी तरफ से तुझे दिया है और इनको हमेशा संभाल कर रखना। पर माँ जी, ये तो परवर कुछ नहीं बहू, अब से ये तेरी जिम्मेदारी है। ओ थैंक यू माँ जी। और हाँ, इसके पीछे एक और मतलब है। ये हार मैंने तुझे इसलिए दिया है ताकि तू अपनी मुंह दिखाई में यही हार पहनेगी और सब लोग मेरी बहू को देखते ही रह जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी। और एक बात कहूँ, ये दोनों हार बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, अब मुझे अपने हाथ से बनाकर पकोड़े तो खिला दे। कुछ देर बाद रूबी अपनी माँ जी के लिए पकोड़े बनाकर देती है। अगले ही हफ्ते कंचन रूबी की मुंह दिखाई की रस्म रखती है। दोपहर के 2 बज जाते हैं। रूबी अपने कमरे में हार को पहनकर ट्राई करती है और वो नेकलेस उतार कर रख देती है कि उसके हाथों से पुश्तैनी वाला हार गिरकर टूट जाता है और सारे मोती बिखर जाते हैं। ये देखकर रूबी घबराते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। अगर माँ जी ने इस हार को इस हालत में देख लिया, वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगी। क्या करूँ 2 घंटे बचे हैं अभी भी मुंह दिखाई की रस्म में। जल्दी से इसे ठीक करवा देती हूँ। रूबी उस हार के मोती लेकर छुपते छुपाते घर से बाहर निकल जाती है और ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचती है और ज्वेलर को कहती है, सुनिए भैया, एक इमरजेंसी है। ये हार मुझसे गलती से टूट गया है। प्लीज आप इसे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। मुझे 4 बजे से पहले चाहिए ये हार। मैडम, 4 बजे तक हो जाएगा। ज्वेलर उस हार को ठीक करने की कोशिश करता है। तब तक रूबी अपने पति जिगर को ये सब बता देती है और उसका इंतजार करती है। करीबन 3:30 बजे रूबी ज्वेलर से काम जल्दी करने को बोलती है। यहाँ जिगर भी जल्दी से रूबी के पास पहुँचता है और उसे घर भेज देता है। रूबी घर पहुँच जाती है और अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और रूबी लंबा सा घूंघट करके अपनी सास के साथ नीचे आकर मेहमानों के आगे बैठ जाती है। एक एक करके सब उसकी गोद में शगुन का नारियल रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में कंचन उसका घूंघट उठाने वाली होती है कि तभी जिगर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ रुकिए, पहले मैं आया हूँ। पहले मैं इसका घूंघट उठाऊंगा, प्लीज माँ। और 2 मिनट के लिए मुझे इससे कोई जरूरी बात भी करनी है। इस तरह जिगर रूबी को जल्दी से वापस फंक्शन में ले आता है और दोनों मुंह दिखाई में शामिल हो जाते हैं। साथ ही रस्म भी शुरू करते हैं। सब रूबी को आशीर्वाद देते हैं और उसके पहने हुए हार की भी बहुत तारीफ करते हैं और मुंह दिखाई की रस्म पूरे रीति रिवाजों के साथ पूरी हो जाती है। और इस तरह रूबी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। सिमरन एक शॉप पर किसी अनामिका नाम की लड़की से लड़ते हुए बोलती है, देखो बहुत हो गया। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो तुम्हें तोड़ कर दे दूं। छोटी हो इसीलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ। भैया आप एक काम कीजिए, ये लहंगा पैक कर दीजिए, बाकी सब कुछ रहने दीजिए। भाभी आपने बोला था ना आज आप कोई नाटक नहीं करोगी। याद करो आपने क्या बोला था। रहने दो भाभी, आप तो हमेशा ही ऐसे ही करती हो। लास्ट बर्थडे शॉपिंग में भी आपने ऐसे ही ड्रामा किया था, याद कीजिए। अनामिका अपनी भाभी को अपनी बर्थडे शॉपिंग याद दिलाती है, जिसमें सिमरन को याद आता है कि आखिर किस तरह से वो अनामिका को फोर्स कर रही होती है और उससे बोलती है, अनामिका चलो जल्दी से उठ जाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेके जाऊंगी। चलो जल्दी से उठ जाओ। नहीं भाभी रहने दो, आप कुछ नहीं देने वाली, सब पता है मुझे। कहीं नहीं जाने वाली, आप कुछ नहीं करती। ओह
तो अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोचती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी भाभी कंजूस है? बात कंजूसी की नहीं है भाभी, मुझे पता है आप फिर से भैया के पैसों पर धौंस दिखाओगे और मुझे कुछ नहीं दिलाओगे। सिमरन अनामिका को शॉपिंग के लिए मना ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सिमरन की सास नीता आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, अरे अब क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? मुझे तो तुम दोनों नंद भाभी का कुछ समझ ही नहीं आता। कभी तो एक दूसरे पर जान छिड़कती हो और कभी तलवार लेके रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हो। माँ जी देखिए ना, आज इसका जन्मदिन है और मैं कब से इससे बोल रही हूँ कि मेरे साथ शॉपिंग पर चले, पर ये है कि मान ही नहीं रही। अरे तू चली क्यों नहीं जाती जब तेरी भाभी इतना बोल रही है तो? अपनी माँ के कहने पर अनामिका अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो दोनों खूब मस्ती करती हैं और बढ़िया से शोरूम में जाकर कुछ ड्रेसेस को भी ट्राई करती है। सिमरन को एक बहुत ही महंगी साड़ी पसंद आ जाती है और वो जल्दी से उस साड़ी को लेकर अनामिका से बोलती है, अनामिका तुम कुछ नहीं लोगी क्या? हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं ताकि तुम कोई अच्छी सी ड्रेस ले लो आज शाम की पार्टी के लिए। फिर पार्टी में सब बोलेंगे ना कि भाभी का दिया तोहफा पहना है। इतना बोलकर वो अनामिका को एक मॉल में ले जाती है और कुछ ड्रेसेस उसके हाथों में देते हुए बोलती है, ये ड्रेस अच्छी है, इसे पहले ट्राई कर लो, फिर उसके बाद लेना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। पर भाभी इनमें से मुझे कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, मुझे नहीं लेना। और वैसे भी आपने बोला था कि आप मेरी पसंद की चीजें दिलवाओगी। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हें मना कर रही हूँ, इनमें से कोई ले लो एक जो तुम्हें पसंद है। भाभी मुझे इनमें से कोई ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे नहीं ट्राई करना। ये सब बोलकर अनामिका आगे बढ़ जाती है और एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पसंद करती है, जिस पर सिमरन से वो कहती है, भाभी अच्छी लग रही है ना ये ड्रेस, आप यही रुको मैं अभी ट्राई करके आती हूँ। ओके। अनामिका जल्दी से ट्रायल रूम में जाकर ड्रेस को ट्राई करके बाहर आती है और फिर अपनी भाभी से पूछती है, भाभी कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है एक काम करो यही ले लो। अनामिका एक बार फिर से अपने वही कपड़े पहनकर बाहर आती है तो दुकान वाला उस ड्रेस का प्राइस बताता है। उस ड्रेस का प्राइस जानकर उनकी आंखें बाहर आ जाती है और वो दुकान वाले से बोलती है, ऐसा क्या है भैया इस ड्रेस में जो ये इतनी महंगी है? मैडम एक बार इस कपड़े को देखो और इस पर किया गया काम भी देखो, चीज बढ़िया है इसलिए इसका प्राइस थोड़ा हाई है। अब चीज बढ़िया लोगी तो मैडम प्राइस तो थोड़ा हाई होगा ही। भैया आप रहने दो इस ड्रेस को। हाँ आप एक काम करो इसे पैक कर दो। भाभी आप तो रहने दो, मुझे कोई दूसरी ड्रेस नहीं लेनी। अगर आप मुझे यही ड्रेस दिला सकती हो तो ठीक है, वरना रहने दो। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जो जब दिल किया हाथ बढ़ाकर तोड़ लिया और फिर से उग जाएंगे। अरे तुम्हारे भैया दिन रात मेहनत करते हैं तब जाके पैसे आते हैं, समझी तुम? और तुम उसे अपनी फालतू की शॉपिंग और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में उड़ाती हो। वो तो देख ही रहा है भाभी कि भैया की मेहनत के पैसे कौन उड़ा रहा है और कौन नहीं। और अब मुझे नहीं लेनी कोई भी ड्रेस और ना ही अब कोई भी शॉपिंग करनी है। इतना बोलकर अनामिका गुस्से में अपनी भाभी को वहाँ पर छोड़कर खुद अकेले घर वापस आ जाती है और बिना किसी को भी कुछ बोले अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसका भाई हिमांशु उसके पास आता है और फिर बोलता है, अरे आज मेरी लाडली बहन का बर्थडे है और वो यहाँ बैठी है, ये ले, ये है तेरा बर्थडे गिफ्ट। आईफोन? रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगा है ये। क्यों, क्या हुआ? हिमांशु के पूछने पर अनामिका उसे अपनी और सिमरन की आज की हुई सारी घटना का बता देती है और रोते हुए अपने भाई से कहती है, भैया अब तो मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो जाएगी, फिर थोड़ी ना मैं आपके पैसों से कुछ लूंगी। पर भाभी है कि अपनी बहन की बातें सुनकर हिमांशु को बहुत बुरा लगता है और वो उसे चुप करवाकर सिमरन के पास बात करने के लिए चला जाता है। हिमांशु सिमरन को काफी देर तक समझाता है। सिमरन को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके लिए वो अनामिका के पास जाकर उससे माफी मांगती है और बोलती है, अनामिका मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे एक प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी शादी की शॉपिंग मैं करवाऊंगी, वो भी अपने पैसों से, तुम्हारे भैया के पैसों से नहीं। याद आया कुछ भाभी, पर गलती तो मेरी थी, मैंने आपसे उम्मीद लगा कर रखी क्योंकि आप कभी नहीं बदलोगी। इतना बोलकर अनामिका वहाँ से जाने लगती है
और ये बातें याद आने के बाद सिमरन को एक बार फिर से अपनी गलती का एहसास होता है। अनामिका के थोड़ी दूर जाते ही सिमरन पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और बोलती है, अनामिका रुको, एक बार फिर से अपनी भाभी को माफ कर दो। मैं तुम्हें ननद नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन मानती हूँ, बस इसलिए। भाभी, अगर आप अपनी छोटी बहन जैसा मानती ना तो ऐसा नहीं करती। अनामिका, अपनी भाभी को माफ कर दो और चलो, तुम्हें जो लेना है अपनी पसंद से वो लो। और इस बार मैं कुछ नहीं कहूँगी, पक्का। मैंने जो भी किया वो सब अनजाने में किया, मुझे माफ कर दो। और हाँ, अब तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी ना वही लाकर मैं तुम्हें दे दूंगी। आपने मुझे कभी अपना नहीं माना भाभी, पर मैंने आपको हमेशा अपना माना है। आप मुझसे बहुत बड़ी हैं भाभी, उम्र में भी और ओहदे में भी, इसलिए मुझसे माफी मत मांगिए। ठीक है अनामिका, अब तुम देखना मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां कितने बढ़िया तरीके से करती हूँ। अरे सारे लोग मुड़ मुड़ कर कहेंगे कि भाभी ने तो बड़ी अच्छी शादी की है ननद की। ये हुई ना बात भाभी, अब मजा आएगा और मैं भी देखूं कि मेरी भाभी कितनी टैलेंटेड है। अरे टैलेंट की तो तुम बात ही मत करो, टैलेंट तो इतना है ना कि सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी देखकर। इस तरह दोनों ननद भाभी एक दूसरे से बातें करती रहती हैं और कुछ ही देर के बाद वो दोनों मिलकर उसी शॉप पर दोबारा जाती हैं जहां अनामिका ने अपने लिए लहंगा पसंद किया था। सिमरन भी अनामिका को उसकी शादी के लिए उसका मनपसंद लहंगा दिलवा देती है। इतना ही नहीं, वो उसे ब्राइडल हील्स, मेकअप और चूड़ा, बाकी सभी चीजें भी बहुत ही अच्छे से दिलवाती है और वो भी बिल्कुल उसी की पसंद की। कुछ ही दिनों के बाद सिमरन अपनी ननद अनामिका की शादी की तैयारियां बहुत ही अच्छे से करती है, जिसे देखकर लड़की वालों के साथ साथ लड़के वाले भी बहुत हैरान रह जाते हैं। ये सब देखकर हर तरफ सिमरन के नाम की वाहवाही होती है, जिसे सुनकर अनामिका को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ ही समय के बाद अनामिका शादी करके अपने घर से विदा ले लेती है। लेकिन उसकी शादी हो जाने के बाद भी अनामिका और सिमरन एक साथ ही शॉपिंग करने जाया करती और इसी तरह वो दोनों बिना किसी शिकायत के एक दूसरे के साथ शॉपिंग किया करती और अपने अपने पतियों के साथ अपने अपनी जिंदगी में बेहद खुश रहती। अपनी बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे हाई हील्स पहनने का बहुत शौक था। वो मुंबई में अपने एक फ्लैट में अकेले रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने घर पर बैठी बोर हो रही होती है कि तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जब उसकी नजर नीचे जाती है तो उसे एक पेपर मिलता है जिस पर डांडिया नाइट्स का इनविटेशन होता है। तभी अवनी खुद से कहती है, मैं तो घर पे बोर हो रही थी और अब तो इनविटेशन भी आ चुके हैं, ये मजे आ गए। शाम के वक्त जब अवनी तैयार हो रही होती है तो अपना हील्स का रैक खोलती है जहाँ पर पहले से ही तरह तरह की हील्स जैसे कि किटन हील्स, कटआउट हील्स, वेज हील, ये सब देखकर वो खुद से कहती है, इनमें से कौन सी पहनूं, ये किटन हील्स या कटआउट हील्स? ओके, तो मैं काउंटिंग करती हूँ, जिसमें 5 आया मैं उसी हील को पहनूंगी। 1 2 3 4 5, ये मेरी फेवरेट पम्प हील्स, यही पहनूंगी। वो तैयार होकर डांडिया नाइट्स में पहुंच जाती है। वहाँ वो डांडिया लेकर डांस करना शुरू करती है। डांस करते करते वो पीयूष नाम के एक लड़के का पैर अपनी हाई हील से पिचका देती है। तभी वो लड़का जोर से चिल्लाता है और कहता है, आर यू मैड? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरे पैर पर ही चढ़ गई हो। सॉरी, गलती से हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। दोनों अलग अलग डांस कर रहे होते हैं कि 2 लड़के अवनी को इसी बीच परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ पकड़कर साइड में ले जाते हैं। पीयूष ये सब होता देख लेता है और वो उनके पीछे पीछे चला जाता है। तभी, कौन हो तुम और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? अरे डार्लिंग, जाने की इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा हमें भी मजे करने दो। तुमने बहुत कर लिया, अब हमारी बारी है। और राजू, चल पकड़ इसे। प्लीज छोड़ो मुझे। उन दोनों लड़कों ने अवनी को बुरे तरीके से घेर लिया होता है और दूसरा लड़का कुछ गलत करने जा ही रहा होता है
कि पीयूष आकर उसे एक जोरदार घूसा और दूसरे को लात मारता है और साथ ही अवनी को उन दोनों लड़कों से बचा लेता है। पीयूष उन दोनों की बहुत ही बुरे तरीके से पिटाई करता है। तभी अवनी अपनी हाई हील्स निकालकर उन दोनों के सर पर मार मार कर तबला बजा देती है। इतना पिटने के बाद वो दोनों बदमाश वहीं बेहोश हो जाते हैं और पीयूष दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। कुछ ही देर बाद अवनी पीयूष से कहती है, उस्मी, थैंक यू। अगर आप ना होते तो ना जाने बदमाश मेरे साथ क्या कर देते। वंस अगेन थैंक्स। इट्स ओके, रात काफी हो गई है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं? जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अवनी जैसे ही कदम आगे बढ़ाती है उसका पाँव दांडी के ऊपर आ जाता है और वो वहीं पर ही फिसल जाती है, जिससे उसके पाँव में चोट लग जाती है और फिर वो चल नहीं पाती। ओहो मिस, आपके चोट लग गई। अब आप कैसे जाओगी घर? लग गई। और अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अब तो आपको ही मुझे छोड़ना पड़ेगा। पीयूष अवनी को अपनी बाहों में लेकर कार में बिठा देता है और जैसे जैसे वो उसे रास्ता बताती है वो उसी डायरेक्शन में जाता है और उसे उसके घर तक पहुंचा देता है। जिसके बाद पीयूष कहता है, लो मिस, आ गया आपका फ्लैट। थैंक यू एंड माय नेम इज अवनीशा एंड नाइस टू मीट यू यार। वेरी नाइस। एंड माई सेल्फ पीयूष राठौड़। आप एक और फेवर करोगे? मुझे ऊपर फ्लैट तक छोड़ दीजिए पीयूष। पीयूष उसे उसके फ्लैट के रूम तक छोड़ने आता है और उससे फर्स्ट एड बॉक्स पूछकर उसकी मोच की जगह पर ऑइंटमेंट लगाता है। तभी उसके रूम की विंडो हवा की वजह से जोर से खुल जाती है और अवनी देखती है कि बाहर तो जोर से आंधी और तूफान और बारिश आ रही होती है। ओह शिट, ये क्या हो गया? अब घर कैसे जाऊंगा मैं? इट्स ओके पीयूष, तुम बारिश रुकने तक यहीं रुक सकते हो। अवनी के कहने पर पीयूष वहीं रुक जाता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ कॉफी पीते हुए ढेर सारी बातें करते हैं और इसी बीच उन दोनों के बीच की नजदीकियां बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वक्त बीतता जाता है। अब दोनों एक दूसरे से रोज मिला करते। अवनी रोजाना अलग अलग तरीके की हाई हील्स पहनकर पीयूष से मिला करती। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक दिन पीयूष उसे प्रपोज करते हुए तोहफे में हाई हील्स गिफ्ट करता है, जिसे देखकर अवनी खुशी से पागल हो जाती है और कसकर पीयूष को गले लगा लेती है और फिर बोलती है, वाओ पीयूष, ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो। Of course, अवनी डार्लिंग, will you marry me? Yes पीयूष, I will marry you. कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से मंदिर में शादी कर लेते हैं और पीयूष उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसकी सास विमला अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। वक्त बीतता जाता है। अवनी अपने ससुराल के सारे काम अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही अवनी एक दिन रसोई में खाना पका रही होती है कि तभी उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, जरा दाल में घी का छौंका अच्छे से लगाइयो। जी माँ जी। अवनी उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है और देखती है कि विमला के पैर के आसपास 3 से 4 कॉकरोच चल रहे हैं। तभी अवनी अपनी हील्स उतार कर उन कॉकरोच को मारने लगती है। कॉकरोच तो मरते नहीं, मगर वो अपनी सास के पाँव को हील से मार मार कर उनकी चटनी बना देती है। जिसके बाद उसकी सास बहुत ही जोर से चिल्लाती है और बोलती है, अरे मैया, अरे मर गई रे, मार डाला इसने मुझे। अरे कोई तो बचाओ, मेरा पैर तोड़ दिया इस नास बेटी ने। अवनी जल्दी से अपनी सासू माँ की मरहम पट्टी कर देती है और उनसे माफी मांगती है। ऐसे ही एक दिन अवनी अपने घर वालों के साथ छत पर पतंग उड़ा रही होती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। तभी अवनी पीयूष को पतंग की डोर देकर चरखी संभालती है और संभालते संभालते वो ग्रिल की तरफ पहुंच जाती है,
जहाँ जमीन पर पानी बिखरा हुआ होता है और हील्स में खड़ी हुई अवनी का पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो जोरों से चीखती है और सीधा छत से नीचे गिर जाती है। इस वजह से वो उसी वक्त अपना दम तोड़ देती है। आवाज सुनकर पीयूष और विमला भागे भागे नीचे जाते हैं और अवनी को अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके कहते हैं, सॉरी मिस्टर पीयूष, शी इज नो मोर। ये सुनकर पीयूष टूट जाता है और अवनी का अंतिम संस्कार कर देता है और उसकी तस्वीर के आगे बहुत ही ज्यादा रोते हुए बोलता है, अवनी, काश तुम हिल्स नहीं पहनती तो आज मेरे साथ होती। आई मिस यू अवनी। अवनी के जाने के बाद पीयूष गुमसुम सा बैठा रहता है और उसकी सारी हाई हील्स को एक संदूक में हमेशा के लिए बंद करके रख देता है और अपनी आगे की जिंदगी अवनी की यादों के साथ जीने लगता है। शीना हमेशा से ही समीर से प्यार किया करती थी और अपनी शादी के ठीक एक रात पहले वो समीर से मिलने जाती है, जहां वो समीर को किसी और लड़की की बाहों में देख लेती है और ये देखकर उसका विश्वास चकनाचूर हो जाता है। वो रोती हुई वहां से वापस आ जाती है और अगली सुबह दुल्हन की तरह तैयार होकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी और समीर की शादी होने वाली थी। साथ ही वहां पर वो समीर का इंतजार करती है और थोड़ी देर बाद समीर उसको फोन करके कोई जरूरी काम का बहाना बनाकर शादी करने से मना कर देता है। तभी वहां पर एक जतिन नाम का लड़का आता है, जो कि बहुत ही अमीर और बड़ा बिजनेसमैन था। वो समय का बहुत पाबंद था और उसकी होने वाली दुल्हन समय से वहां पर नहीं आ पाती, तो वो फोन करके शादी करने से मना कर देता है। और तभी उसकी नजर शीना पर पड़ती है, तो वो उसके पास जाकर उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी मैम, मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से यहाँ अकेले बैठे हो। आज मेरी शादी है। और आपके होने वाले पति कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब? मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। उसने अचानक ही शादी के लिए मुझे मना कर दिया। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। मुझे बस नाम के लिए एक शादी करनी है, क्यों ना मैं इसी से ही शादी कर लूं। अब अगर बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं एक दूसरे से? हाँ ठीक है, तैयार हूँ मैं शादी के लिए। इतने में शीना के पास समीर का फोन आता है और वो उससे बोलता है, हेलो शीना, तुम कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हूँ। आज मेरी शादी है। समीर ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, जब मैं यहाँ हूँ तो शीना किससे शादी कर रही है? जतिन और शीना दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जतिन शीना को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहां उसकी माँ सुमोना दोनों का स्वागत करती है। शीना भी वक्त के साथ खुद को उस घर की बहू के रूप में ढाल लेती है, मगर दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते थे। एक ही कमरे में होने के बाद भी वो दोनों अलग अलग ही सोया करते थे और शादी के कुछ महीनों बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और रात को जब जतिन ऑफिस से घर आता, तब वो अपने कमरे में जाकर शीना से बोलता है, शीना यार, पता ही नहीं चला कब मुझसे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू यार। हाँ जतिन, शायद भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, तभी तो डायरेक्ट हमारी शादी ही हो गई जैसे ही हम दोनों मिले। और आज मैं हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, सारी दूरियां मिटा देना चाहती हूँ मैं भी। जतिन उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को खुद के पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन उसकी सास अपनी बहू से बोलती है, शीना बेबी,
आज घर को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर देना। आज मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं। ओके मॉम, अगर कुछ स्पेशल बनाना है तो वो भी बता दीजिए, सब कुछ रेडी कर दूंगी। नो बेबी, आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे साथ में। ओके मॉम। कुछ देर बाद सुमोना की बेटी और दामाद उनके घर आ जाते हैं। शीना उनके लिए चाय नाश्ता लेकर वहाँ पर आती है। जब शीना उनको देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके हाथों से चाय की ट्रे भी गिर जाती है, क्योंकि उसकी ननंद का पति कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड समीर होता है। समीर और शीना एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी उसकी सास उससे बोलती है, What happened, baby? अब कुछ भी तो नहीं, वो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। मेरा सर भी घूम रहा है, इसलिए अचानक से चाय गिर गई मुझसे। सॉरी। शीना फिर से चाय बनाकर लाती है और सबको दे देती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद समीर उसके कमरे में आता है और उससे बोलता है, अच्छा, तो उस दिन तुमने मेरी पत्नी ज्योतिका के भाई से शादी कर ली थी? तुमसे मतलब मैं किसी से भी शादी करूं? मतलब तो अभी भी है बहुत। कैसे फंसाया इतने अमीर लड़के को, बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे छुआ तो बहुत पहले से ही था, वो भी बड़े अच्छे से। अब ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। तब और अब में बहुत फर्क है। और हाँ, तुम्हें क्या लगता था कि मुझे तुम्हारी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी? अरे तुमने मुझे धोखा दिया। शादी से ठीक एक रात पहले मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ उसकी बाहों में देख लिया था, फिर भी मैं चुप रही। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अरे हद तो उस दिन हो गई थी जब तुमने शादी के दिन मैं दुल्हन की तरह तैयार खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुमने आने से मना कर दिया। अपना मुंह बंद करो, समझी? कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और समीर आए दिन शीना के करीब आने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक रात सभी लोग डिनर पर जाने के लिए बातचीत कर रहे होते हैं। ऐसे में शीना बोलती है, मॉम आप सब जाइए, मेरे थोड़ा पेट में दर्द है, मैं नहीं जाऊंगी। OMG, क्या हुआ बेबी तुम्हें? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। हाँ मॉम, आप एंजॉय करिए ना आराम से, मैं कल जतिन के साथ चली जाऊंगी। डोंट वरी। मॉम आप जाओ, मैं शीना के साथ हूँ। ओ जतिन, आप मेरी इतनी चिंता मत करिए, कल चलेंगे ना डॉक्टर के पास। अभी आप जाइए, ओके? सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और समीर किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर रास्ते से घर वापस आ जाता है। और जब शीना उसको देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपके से अपने पति जतिन को फोन करके उसके और समीर के बारे में सब बता देती है। तभी वहाँ पर समीर आ जाता है। आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारे साथ मैं वो प्यार भरे पल बिताना चाहता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, बस तुम मेरा साथ दो इसमें। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें समीर? कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। आज चाहे जो हो जाए, आज वो सब करूँगा जो मेरा दिल करेगा। किसी तरह शीना वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसको ऐसे गिरा हुआ देखकर समीर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर जतिन आता है और शीना को ऐसे देखकर वो रोने लगता है। साथ ही उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसका तुरंत इलाज करते हैं। कुछ देर बाद बाकी लोग भी हॉस्पिटल आ जाते हैं और शीना का इलाज करने के बाद डॉक्टर बाहर आकर सभी से बोलते हैं, जी आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन अफसोस हम आपके होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाए। क्या बच्चा? जी हाँ, वो पिछले 1 महीने से प्रेग्नेंट थी और गिरने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। पूरा घर इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। जतिन सभी लोगों को समीर की काली करतूत के बारे में बता देता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है
और शीना जतिन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शनाया दिल्ली शहर में रहने वाली बहुत ही खूबसूरत, समझदार और शायराना मिजाज की लड़की थी। वो हमेशा से ही एक बहुत नामी शायर बनना चाहती थी। उसकी शादी विनय नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के से हो जाती है। शादी के बाद शनाया का शायर बनने का सपना अधूरा रह जाता है और अपने शायराना मिजाज से वो हर जगह बातों को शायरी के जरिए ही कहा करती है, जिसके चलते उसका पति और उसकी सास उर्मिला अक्सर ही उसकी बातों को ना तो समझ पाते थे और ना ही उनका जवाब दे पाते थे। ऐसे ही एक दिन, बेटा विनय, वैसे तो हमारी बहू में कोई कमी नहीं है, बेशक बहुत ही खूबसूरत और समझदार है, लेकिन ये उसकी हर वक्त शायरी करने की आदत बहुत बुरी है। जी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ही क्या है अगर वो ऐसे बात करती है तो? अरे दिक्कत तो बस यही है बेटा कि वो कभी कभी ऐसी बातें बोल देती है जो मेरे तो सर के ऊपर से ही निकल जाती है। अरे कभी तो ऐसा लगता है कि वो मुझे ताने दे रही है शायरी के बहाने। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। माँ आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ शनाया आ जाती है और बोलती है, ये क्या गुफ्तगू हो रही थी हमारी पीठ पीछे जो हमारे आते ही माहौल में खामोशी सी छा गई। देखो देखो, यहाँ फिर से मुशायरा शुरू हो गया है। अरे कभी सीधे और साफ शब्दों में भी बात कर लिया कर। वो कहते हैं हमसे कि हम उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते। अरे कोई समझाओ तो उन्हें कि बात उनसे की जाती है जो जज्बात समझते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और एक दिन उर्मिला फिर से विनय के कान भरने लगती है। तभी शनाया छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। विनय बेटा, अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है, अब तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा हमें। कहना क्या चाहती हो माँ आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तो घर के हैं, इसकी शायरी हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन बाहर वालों का क्या करेंगे? ना करे तो ना सही, हमें बाकी सबसे क्या लेना देना है? अरे तू समझा नहीं, इसकी ये आदत एक दिन इसको बहुत भारी पड़ेगी और इसको बहुत पछताना पड़ेगा। तो यही चाहता है कि कोई बाहर वाला आकर इसको जलील करके चला जाए, हैं? इतने में शनाया कमरे के अंदर आकर बोलती है, जिसे हम अपना समझकर दिल की बातें कहे जा रहे थे, उन्होंने ही मिलकर हमें गैर बना दिया। ये कैसी सास और कैसा पति मिला मुझे, दोनों ने मिलकर मुझे ही बेवफा बना दिया। अरे वाह ही कर दो। अरे अब रोते रोते भी शायरी मारेगी क्या? हम तो कैद कर लेंगे अपने लफ्जों को अपनी बातों में। उनसे कहो वो चिढ़ा ना करे हमसे यूं छोटी छोटी बातों पे। देख बेटा, तेरी बीवी तेरे ही सामने मुझे सुना रही है। अरे माँ ऐसा नहीं है, तुम चलो माँ को आराम करने दो और आज के बाद तुम शायरी नहीं करोगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब शनाया अपने इस शायरी बोलने की आदत को कम करने की कोशिश करती है, पर वो उस पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाती। इसलिए वो अपनी शायरी को लिखना शुरू कर देती है, साथ ही सबसे सरल भाषा में बात करने लगती है। एक दिन ऐसे ही शनाया कुछ लिख रही होती है, तभी अचानक से उसका पति आ जाता है और शनाया बहुत घबरा जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुम बताओ क्या कर रही थी? ओह मेरी बेबी नाराज है मुझसे। अरे मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। ये बताइए खाना खाया आपने? तुमने भी तो नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूँ? मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। ऐसे कैसे भूख नहीं है? और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना मैं खाना नहीं खाता। विनय प्लीज, मैं नहीं मानने वाली। कोई बात नहीं, तुम रूठते रहो, हम मनाते रहेंगे। हाँ? विनय तुम भी शायरी करते हो? तुम्हें भी शायरी पसंद है?
शायरी पसंद नहीं थी, पर शायरी करने वाली तो पसंद है। ओह विनय, तुम कितने अच्छे हो, फिर मेरा साथ क्यों नहीं देते? मैं तो हमेशा देता हूँ, बस तुम ही नहीं देख पाई। मेरी मशरूफियत के हर लम्हे में तेरी यादें हैं, और वो कहते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है। बहुत खूब, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाता कि तुम्हारी शायरी की वजह से सब तुम्हें गलत समझ लेते हैं, और मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। तारीफ के मोहताज नहीं होते वो लोग जो सच्चे होते हैं। असली फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और शनाया की लिखने की आदत अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और देखते ही देखते वो अपनी शायरी की एक पूरी किताब लिख देती है। ऐसे ही एक दिन विनय अपने कमरे की अलमारी में कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके हाथों में शनाया की लिखी शायरी की बुक आ जाती है, जिसे पढ़कर विनय की आंखें नम हो जाती हैं। वो किसी को भी बिना बताए शनाया की लिखी शायरी का इंस्टाग्राम पर पेज बनाता है और अपनी बीवी की लिखी शायरियाँ उस पर अपलोड कर देता है। लोग उसकी शायरी को बेहद पसंद करते हैं, इतना कि वो शनाया की लिखी किताब की डिमांड करने लगते हैं। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और एक दिन विनय शनाया से कहता है, शनाया जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है बाहर, बहुत जरूरी काम है। पर हम जा कहाँ रहे हैं? ऐसे ही कहीं बाहर घूम कर आते हैं ना, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। अरे पर फिर भी कोई जगह तो होगी ना, कोई नाम पता कुछ तो होगा। तुम्हें चलना है या नहीं? ठीक है चलते हैं फिर। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ फिर। विनय और शनाया उस बुक फेयर में जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बुक फेयर पहुंचते हैं, जहां जोरदार तालियों के साथ शनाया का स्वागत किया जाता है। शनाया को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, तभी विनय चिल्लाते हुए बोलता है, सरप्राइज! बेबी मुझे माफ कर दो, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारे अंदर कितना खूबसूरत हुनर है जिसे मैं छुपा रहा था। शनाया, तुम्हारी शायरी को लोगों ने बहुत पसंद किया है और पब्लिक डिमांड पर तुम्हारी बुक प्रिंट हुई है। तुम सच कह रहे हो? तुमने मेरी किताब पढ़ी थी? हाँ, मैंने पढ़ी थी और उसे पढ़कर एहसास हुआ कि तुम कितना खूबसूरत लिखती हो। अर्ज किया है कि भूल हुई है हमसे जो पहचान ना सके तेरे अंदर के गालिब को। हम तो तेरे कायर हो गए जब पढ़कर देखा तेरे कलम की गहराई को। विनय शनाया को स्टेज पर ले जाता है और यहाँ शनाया को सम्मानित किया जाता है और उसकी बुक को भी लॉन्च किया जाता है। इतने में शनाया बोलती है, किस तरह शुक्रिया कहें आपको, जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया, नजरों में समाकर पलकों पे सजा लिया। इतना प्यार दिया आपने हमको कि मेरे बिखरे लफ्जों को समेटकर एक किताब बना दिया। थैंक यू माय लवली हबी, आई लव यू सो मच। विनय खुशी खुशी उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये शायर बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे शायरियां करने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।